ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 के एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक हमने कर लिया था। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें दो वेक्टर्स थे A1 और A2 जो कि एंगल थीटा 1 और थीटा 2 बनाए थे, और थीटा जो था वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल था। फिर हमने दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल के जरिए ऐड किया, उनका रिजल्टेंट आया था A। उस A का हमें मैग्नीट्यूड निकालना था, यानी कि A फाइंड करना था, और उसका एंगल यानी उसकी डायरेक्शन निकालनी थी बीटा। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली थी लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया होगा इसको। ये वाला स्टेप आप चाहें तो छोड़ दें, इतना ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास दो के अलावा कई सारे वेक्टर्स हों तो फिर हम ये स्टेप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के बराबर आता है, और बीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स के बराबर आता है। ये इसी ही सवाल है, लेकिन इस सवाल में बस ये है कि अगर वेक्टर A1 एक्स एक्सिस पे होता और ये वेक्टर A2 है, तो यहाँ पे थीटा 1 कितना हो जाता है 0 डिग्री, और थीटा 2 ही थीटा के बराबर होता है इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल। थीटा 2 बराबर हो जाता थीटा के। तो वहाँ पे बेटा हमारे पास ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो अगर हम वहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते तो वहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है। तो ये इसका एक स्पेशल केस है, तो ये कम आता है एग्जाम में, वही आता है ऊपर वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आगे जाके। ये फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है ना, ये A = A1 cos थीटा 1 cos थीटा 2, ये फॉर्मूला फिर इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाए। अगर A1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता और थीटा 1 कितना हो जाता 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एंगल 0 डिग्री होता है। इसकी डायग्राम ये इधर है और ये है फिर, ठीक है जी। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अब वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखें बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बात मैंने ये बताई पहले उसको मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर दूँ, और कि अगर मान लीजिए वेक्टर A1 हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता और ये वेक्टर A2 है, ठीक है जी। तो थीटा 1 कितना हो गया 0 डिग्री, और थीटा 2 ही किसके बराबर है, एंगल थीटा के बराबर है। तो अगर हम उस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं कि A बराबर है AX² प्लस AY² के, और AX1 कितना था A1x प्लस A2x का होल स्क्वायर, A1y प्लस A2y का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज रख दीजिए। A1x कितना हो जाएगा A1 cos थीटा 1, A2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा A1 sin थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस A2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म चल रही है रूट के अंदर है। तो बेटा थीटा 1 अगर आप 0 रखेंगे तो cos 0 1 के बराबर होता है, और sin 0 0 के बराबर। और थीटा 2 की जगह थीटा आ जाएगा, तो रखिए यहाँ पर। जब मैं cos 0 रखूँगा थीटा 1 की जगह, A1 cos 0 प्लस A2 cos थीटा 2 कितना है थीटा के बराबर है, होल स्क्वायर।
इधर आ जाइए। साइन 0 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो गई 0। A2 कितना है साइन थीटा 2, साइन थीटा आ गया थीटा 2 की जगह होल स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचा A1 प्लस A2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा और b कितना है प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके साथ ये वाली टर्म आएगी, ये क्या आ रही है हमारे पास a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, ये पूरा रूट के अंदर है। a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आ गया a2 कॉमन आ गया बेटा स्क्वायर के साथ, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है 1 के। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा फाइनली a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा प्लस a2 का स्क्वायर। इसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो ये जब बनता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो वही बात जो यहाँ पे आपको कराई गई है थ्योरी में, वहाँ पर a1 और a2 f1 और f2 की फॉर्म में थे। अगर वेक्टर a1 को आप f1 मान लें और a2 को आप क्या मान लें f2, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप f मान लें, तो आपका ये फॉर्मूला इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो अगर उसको मैं f की शक्ल में लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा, f बराबर हो जाएगा f1 स्क्वायर 2f1 f2 कॉस थीटा प्लस f2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल f1 a1 और ये हो गया a2 और ये आयन का रिजल्टेंट a। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गया आशा? जी आशा, बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? जी सर। चलिए गुड। अच्छा जी बेटा, हम आ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। ये ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप और से समझिएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।
अच्छा बेटा, वेक्टर्स आपस में जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होते। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर आपस में जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होते, या तो डॉट के जरिए होते हैं, जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी, ए डॉट बी, जिससे इनका आंसर आता है स्केलर। स्केलर का मतलब एक वैल्यू आएगी, ओनली वैल्यू प्लस यूनिट, नो डायरेक्शन, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और एक होता है बेटा इनमें वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और एक होता है कि दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्रॉस से। इसका जो रिजल्ट आता है वो एक न्यू वेक्टर आता है। और वेक्टर में आपको पता है क्या क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू प्लस यूनिट दोनों बातें आ जाती हैं इसमें, और डायरेक्शन भी होती है। तो मैंने दोबारा सुन लीजिए इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि दो वेक्टर्स आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। जैसे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, आंसर आ जाएगा 6। तो नंबर्स को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स या तो डॉट से मल्टीप्लाई होंगे या फिर क्रॉस, ये दोनों ऑपरेटर्स कहलाते हैं, डॉट एंड क्रॉस। इससे जो रिजल्ट मिलता है वो वैल्यू मिलती है, स्केलर मिलता है, और इससे जो रिजल्ट मिलता है वो एक नया वेक्टर मिलता है। ये बात समझ में आ गई आशा? तो वेक्टर्स आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होते, या तो डॉट से मल्टीप्लाई होंगे या क्रॉस से होंगे। डॉट से मिलने वाला आंसर एक स्केलर होगा, वैल्यू होगी, और क्रॉस से मिलने वाला आंसर क्या होगा, एक नया वेक्टर। ओके, इधर तक क्लियर है बात? जी सर। अच्छा जी, तो पहले बेटा हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन बन जाती है डॉट प्रोडक्ट। के दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा है। When two vectors are multiplied in such a way, we get its simple calculation. If the product of two vector, अगर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन जो है टू वेक्टर्स is equal to is found scalar, such product is called dot product. अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, उनका रिजल्ट क्या आ जाए, एक स्केलर आ जाए, एक वैल्यू आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मैथमेटिकली, ए डॉट बी बराबर होगा ए बी एंड कॉस ऑफ थीटा, थीटा इनके दरमियान बनने वाला एंगल। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, एक तो वर्क है, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक पावर है, पावर जो है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट।
ओके, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है बेटा? यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा कैन के दरमियान बनने वाला एंगल, ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो आपने जो वर्क पढ़ा है या पावर पढ़ी है, जिसमें जब हम फोर्स लगाते हैं बॉडी डिस्प्लेस होती है तो हमें वर्क मिलता है, उस वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो वर्क बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। उनका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम वर्क कहते हैं। इसी तरीके से फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। ओके, अब फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, यानी कि फिजिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये तो हमने मैथमेटिक्स के तौर पे बात की ना, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा फिजिकल इंटरप्रिटेशन डॉट प्रोडक्ट की क्या होती है? अगर हम इसको लिखना चाहें कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और ये इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। तो हम करते क्या है कि इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन आती है किसके बराबर आती है बेटा? कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। इस बात का मतलब क्या है इसको जरा समझते हैं। प्रोजेक्शन कहते हैं साया। तो बेटा अगर मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ तो ए डॉट बी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए है तो ए आ गया यहाँ पर। अब इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन को देखते हैं, प्रोजेक्शन क्या होता है। तो बेटा बी से हम एक साया गिरा देंगे, यानी कि बी की अगर ऊपर हम लाइट जला दें तो बी का साया यूं गिरेगा और ये यहाँ से यहाँ तक आया। एक राइट ट्रायंगल बन रहा है इसमें से। ये पढ़ा हुआ है आपने कि भाई अगर ये जगह एफ है, ये जगह एफ एक्स एफ वाई कहलाती है, ये जगह एफ एक्स कहलाती है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम क्या लिखते थे बेटा? एफ साइन थीटा। और इसको हम क्या लिखते थे? एफ कॉस थीटा। यहाँ पे हम इसी एफ एक्स को क्या लिख देंगे कि ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर बी का साया गिर रहा है किसके ऊपर? ए पर, तो हम इसको लिख देंगे बी ऑन ए। इसको तो बाहर देखिए जरा सा। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, इसका साया गिरा यहाँ तक 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आई है इसको हम कहते हैं बी का साया बना है, बी एक्स कह सकता हूँ मैं इसको। क्या कह सकता हूँ? अगर एंगल कितना है? थीटा। लेकिन हम इसको बी एक्स के बजाय क्या नाम देते हैं? बी ए। इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन गिरा है ये ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए पर। यानी समझ लीजिए बेटा हमने बी एक्स का सिर्फ नाम चेंज कर दिया। बी एक्स को क्या कर दिया कि बी का साया किस पे गिरा है? वेक्टर ए पर गिरा है। उसकी वैल्यू वही रहेगी बी कॉस थीटा, लेकिन नाम चेंज कर दिया बस। हमने क्या कर दिया? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्लियर है बात आयशा? जी सर। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेटा बेसिकली वो क्या होता है? दो चीज़ों के बराबर होता है कि पहले वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है आपके पास, ये सेकंड है। तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए ऑफ फर्स्ट वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। यानी आसान लफ्जों में कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कौन है? वेक्टर ए,
और दूसरी बात क्या थी, प्रोजेक्शन है किसका, सेकंड कौन है वेक्टर बी का, ए पर, ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए। तो बेटा ये बन जाएगा क्या हमारे पास कि ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया ए, और ये प्रोजेक्शन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बी एक्स के बजाय क्या कह रहे हैं हम, बी ए कह रहे हैं। उसकी वैल्यू वही है बी कॉस थीटा, लेकिन लिखते हैं हम इस तरीके से। तो ये डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन फॉर्म कहलाती है कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या शक्लन डायग्राम के तौर पर फिजिकली साइंटिफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायग्राम, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका और दूसरे वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, दूसरे वेक्टर का साया कहाँ गिराया आपने, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। इसी को हम रिवर्स भी कर देते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? जी सर। अब इसी तरीके से बेटा मैं अगर वेक्टर बी डॉट ए लिखूं तो बी डॉट ए क्या बन जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और फिर क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अब सेकंड वेक्टर का पहले पर ए ऑन बी। डायग्राम ऐसी रहेगी, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। अब वेक्टर ए से आपने प्रोजेक्शन गिनाना है वेक्टर बी के ऊपर। तो वेक्टर ए से ऐसे लाइन ड्रॉ करें कि जो बी के ऊपर जाके कितने का एंगल बना है, 90 का, लेकिन 91 तक नजर आ रहा है। तो मैं ए से यहाँ डॉटेड लाइन प्रोड्यूस करूंगा, ये कितना एंगल बन रहा है, 90। ये इलाका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए का साया गिरा है किसके ऊपर, बी के ऊपर, ये एंगल है थीटा। और ये ए बी भी किसके बराबर आएगा, ए कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास बी डॉट ए किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बी। ये बात समझ में आ गई बेटा आयशा? जी सर। तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है कि ए डॉट बी बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए। बी डॉट ए बराबर होता है बी डॉट इनटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का ऑन ए। अब अगर आप इसको ओपन कर लें तो इनकी फॉर्म्स क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, बी ए कॉस थीटा। अगर कहीं लिखा हुआ हो ए बी कॉस थीटा तो मैं इसको अगर बी ए कॉस थीटा लिख दूं, उसकी वैल्यू में कोई फर्क तो नहीं आएगा ना, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एक दूसरे के बराबर आ रही है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। ये प्रोजेक्शन वाली बात समझ में आ गई आपको? जी सर। इसमें चलिए अब मैं इनका, हाँ बोले। नहीं सर सही है। अब इनका जो प्रूफ आता है एग्जाम में मैं वो करा रहा हूँ, पूरा देख लीजिए, वो मैं इस पेज पे करा रहा हूँ। ये शो करना होता है एग्जाम में, नजर आ रहा है बेटा, शो डेट ए डॉट बी बराबर किसके है, बी डॉट ए। तो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए बी थीटा। विजिबल है बेटा? जी सर आ रहे हैं। तो प्रूफ पे आते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ
बी ऑन ए, सही है। इनकी वैल्यूज रख दीजिए, इनकी वैल्यूज क्या है भाई, ये आ गया ए, और इस पूरी जुमले का मतलब क्या है कि बी ऑन ए के बराबर है, तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और इसका प्रोजेक्शन दिखा दिया आपने कि भाई इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये आया है, ये जगह कहलाएगी बी ऑन ए, जिसको हम बी एक्स भी कहते हैं, जो बराबर किसकी होती है, बी कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है जी, ऐसे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया, अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, बी डॉट ए यूजिंग फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी इसकी, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर है बी, मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर कौन है, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अब जरा इसकी डायग्राम बनाइए, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। अब ए से बी पर प्रोजेक्शन गिराना है बेटा। क्या हो जाएगा, यहाँ से आपने गिराया, स्केल रख के गिराएगा, 90 डिग्री लगना चाहिए, 90। तो ये इलाका क्या कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा ए का साया गिरा है बी के ऊपर, एंगल कितना है, थीटा, और ये भी किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर ही होगा। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड बी, और प्रोजेक्शन क्या आ गया, ए ऑन बी। अब ये बी और ए बी किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अरेंज कर ले इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए किसके बराबर आ गया, ए बी कॉस थीटा के। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को, कंपेयर 1 एंड 2। तो बेटा हमारे पास ए डॉट बी बराबर किसके आ गया, बी डॉट ए के। प्रूफ, ये डेरिवेशन समझ में आई बेटा आपको, एग्जाम में प्रूफ लास्ट ईयर आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? जी। चले, मैं इसको अभी आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं डायग्राम रख कर रहा हूँ, ये मैंने वही चीज़ें यहाँ बताई हैं। ठीक है सर। तो बेटा फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हो गई, ये भी हो गई हमारे पास। अब डॉट प्रोडक्ट का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी सर ठीक है। सर आप कुछ बोलना, आपकी आवाज कट रही है। नहीं बेटा, मैं कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा, थोड़ी ग्लिच ग्लिच होकर पहली वाली आ रही है। हाँ चले, यहाँ तक समझ में आ गई बेटा बात। अब बेटा मैं इसके दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ। उससे पहले हमें ज़रा सा वो देखना होगा, एक रफ वर्क हम कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा अभी तक हमने सीखा कि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, कि ए डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी ऑन ए के बराबर लिख सकते हैं। सही है, इसमें कोई मसला है बेटा? ये कौन सी फॉर्म है डॉट प्रोडक्ट, ये कौन सी फॉर्म है, प्रोजेक्शन फॉर्म, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्म, और ये कहलाती है डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, आप ज़रा मुझे बताइए कि अगर कहीं लिखा हुआ हो, जैसे कहीं लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर ए
डॉट सी, इसको बेटा सर मैं कैसे आपकी लिखूंगा? आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आप कुछ स्लो बोल रहे हैं। तो बेटा अब हम इस जो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म है इसकी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ए डॉट बी को हम ए बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली राइट साइड कहलाती है प्रोजेक्शन फॉर्म और लेफ्ट साइड कहलाती है डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, ओके। तो आप मुझे अब ये बताइए कि अगर मैं ए डॉट सी लिखता हूँ तो बेटा इसकी प्रोजेक्शन फॉर्म कैसे बनेगी, लिखवा सकती हैं आप? जी सर, ए ए सी सी ऑन ए, ऑन ए। सी ऑन ए यानी सी का साया पड़ा है किसके ऊपर? ए के ऊपर, ठीक है जी। सिमिलरली अगर कहीं लिखा हुआ हो ए बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स वाई का डॉट प्रोडक्ट तो बेटा इसको कैसे लिखवाएंगे? सर ये होगा एक्स वाई और छोटा एक्स, मतलब ऑन एक्स। ठीक है, सही जी। तो ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब इसी तरीके से दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर ए डॉट बी हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी ऑन ए। और अगर कहीं बी डॉट ए हो तो उसको कैसे लिखेंगे? बी बी ए ए ऑन ऑन बी। ए ऑन बी, ठीक है जी। तो अब जो हमें काम करना है, हमें असल में अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। अभी तक जो हमने प्रूफ की थी ना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी को बी ए लिख दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये किया था कि ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना हो कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। ग्रुप है, तो बेटा यहाँ हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वेक्टर ए, ठीक है जी। तीन वेक्टर है इस तरह से, ए बी और सी। तो यहाँ दो कौन से वेक्टर ऐड हो रहे हैं? बी और सी ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ बी और सी को क्या करना पड़ेगा? हेड टू टेल रूल से ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, ये मैंने वेक्टर बी ड्रॉ किया और ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर सी। वेक्टर सी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ राइट से। ये आ गया वेक्टर सी और ये आ गया वेक्टर बी। इसमें कोई प्रॉब्लम? जी आशा, तीन वेक्टर थे ए बी और सी, हमने उनको कैसे ड्रॉ कर दिया? उनके हेड टू टेल से ड्रॉ कर दिया, क्योंकि बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनको हमने क्या किया? ऐड कर दिया वेक्टर बी और सी को हेड टू टेल रूल से। और इनका मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट आ चुका है ये क्या है? इनका रिजल्टेंट है वेक्टर आर। इसमें कोई प्रॉब्लम आयशा? जी सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा जी, ठीक है जी। तो वेक्टर ए बी सी
और ये इनका रिजल्टेंट आ गया वेक्टर आर। तो आर किसके बराबर है यहाँ पर? आर बराबर है बी प्लस सी के। ओके, तो हम इसको प्रूव करना है। प्रूफ में हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बेटा? ए बराबर किसके है? डॉट बी प्लस सी के। ऐसा ही है। तो हमने क्या किया था? यहाँ पे ऐड कर दिया था, एट बी प्लस सी, जो कि किसके बराबर है? आर के बराबर आया। किसके बराबर आया? आर के बराबर। तो बेटा जहाँ ये बी प्लस सी आ रहा है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? आर लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगी ये फॉर्म? इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने भी, तो ये क्या बन जाएगी? ए डॉट आर। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मैंने क्या किया? बी और सी को ऐड किया, उसको किसके बराबर रख लिया? आर के बराबर रख लिया। आर के बराबर। हाँ ठीक है। अब बेटा ए डॉट आर को हमें लिखना होगा राइट इन प्रोजेक्शन फॉर्म। लिखवाइए बेटा, ए डॉट आर को प्रोजेक्शन फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? ए डॉट आर कैसे लिखा जाएगा? जी आशा। जी सर। ए डॉट आर प्रोजेक्शन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? लिखवाइए। सर ए आर और ए छोटा। ठीक है जी, इन पे वेक्टर साइन नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। वेक्टर यहाँ पे आते हैं, यहाँ नहीं आते बेटा। जी सर, वो तो मैं बन जाएगा बेटा, हाँ, ए आर ओनली। और लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा वो चलते आ रहा है, ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है जी। तो बेटा ये आर ए क्या होगा? आर ए हम निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सबके यहाँ प्रोजेक्शन निकाल लूँ। सबसे पहले बेटा मैंने बी का प्रोजेक्शन निकाला यहाँ से यहाँ तक, तो इधर से इधर तक बी का प्रोजेक्शन आ गया, जिसका नाम क्या बना? बी ए। क्योंकि ए प्रोजेक्शन किस पे गिरा है? वेक्टर ए पर गिर रहा है प्रोजेक्शन से। वेक्टर ए। अब बारी है सी की। सी का प्रोजेक्शन गिराया ए के ऊपर, तो वो उसने कितना रास्ता कवर किया? उसने इतना रास्ता कवर किया। ये बन गया सी ए। ओके, जी कोई सर। इशू? नो सर। अब बारी आई बेटा आर की। आर का जब प्रोजेक्शन गिरा यहाँ पर, तो आर ने तो पूरा रास्ता कवर कर लिया। सर वो तो बी ए सी ए के बराबर। हाँ, ये पूरा रास्ता जो बना है किसका बना? आर ए का बना। तो हम डायग्राम से देख के लिख सकते हैं कि आर ए किसके बराबर आ रहा है? आर ए बराबर आ रहा है बी ए प्लस सी ए के। ठीक है, डायग्राम से हमें ये बात नजर आ गई? जी हम सर। लिखेंगे बट आर ए बराबर है बी ए प्लस सी ए के। तो पुट इन अबव। तो बेटा क्या बन जाएगी क्वेश्चन? ये ए से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? आर ए। आर ए की जगह क्या आ गया? बी ए प्लस सी ए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते, बन जाएगा ए बी ए प्लस ए सी ए। क्लियर है यहाँ तक? ए डॉट बी प्लस सी। अब हम इसको, ये किस फॉर्म में आया बेटा? राइट हैंड साइड पे प्रोजेक्शन फॉर्म आई। अब हम इसको लिखेंगे राइट हैंड डॉट प्रोडक्ट फॉर्म।
तो बेटा आपको पता है कि अगर कहीं लिखा हुआ हो ए बी ए, इसका डॉट प्रोडक्ट फॉर्म क्या आएगी कि ये ए डॉट बी का क्या है, प्रोडक्ट है। और ए सी ए की डॉट प्रोडक्ट फॉर्म क्या आएगी, जी हाँ सर। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। हेलो, ए बी ए क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ए डॉट बी और उसके ऊपर एरो हाँ, और ए डॉट सी। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये चीज बेटा क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट का जो पूरा टॉपिक था वो यहाँ पे कवर हो जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको जरा सा देख लेते हैं एक नजर, ताकि भाई ये टॉपिक हमारा हमने पूरा ये कवर कर लिया। सर इजी था, बस इसमें डायग्राम का ही वो था। हाँ, सारा खेल डायग्राम का, ये प्रॉपर्टीज रह गई हैं, बस ये मैं आपको बताया था। ठीक है, तो ये भी लास्ट ईयर बेटा आ चुका है, शो डैट कम्यूटेटिव लॉ ए डॉट बी वी डॉट ए के बराबर होता है, ये भी आप कर चुकी हैं। और ये भी मैंने आपको करा दिया अभी। यहाँ थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज बढ़ा के किया हुआ है, आप वहाँ से करना चाहे वहाँ से कर लें, यहाँ से करना चाहे यहाँ से कर लें। ठीक है सर। ठीक है जी, तो अब इसके बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को देख सकते ताकि टॉपिक हमारा कवर हो जाए पूरा। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होता है, ए पी कॉस। अगर वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो थीटा 0 जाता है और कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए बी के बराबर है। इसकी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, उसको जरा देख लीजिए। ये समझ में आ गया सवाल? जी सर। अब इसकी तैयारी हो जाएगी आपकी। जी जी सर, इजी था ये। क्रॉस प्रोडक्ट से ज़्यादा इजी है। तो इसकी प्रॉपर्टीज बेटा मैं बताता हूँ आपको। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, थीटा कितना हो गया इनके दरमियान, 0। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, ए बी कॉस 0 उनके बराबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी। और एक ही वेक्टर का अगर आप उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, यानी कि ए डॉट ए मल्टीप्लाई बाय ए कॉस 0 के एक वेक्टर अपने साथ पैरेलल ही होगा। इसका आंसर क्या आया था, ए स्क्वायर है। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसके बाद बारी आती है इनके डॉट, इनके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। जो तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर होता है अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस पे होता है जे कैप, और जेड एक्सिस में होता है के कैप। तो इसीलिए आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा, 1 आता है। तो आई डॉट आई अगर आप निकालेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान कॉस 0, क्योंकि आई का आई के साथ एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 सर। इसका भी आंसर 1 होता है, इसका भी आंसर 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की पहचान ही यही है कि अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1। तो आई डॉट आई का आंसर कितना आएगा, 1।
सिमिलरली जे डॉट जे का आंसर भी कितना आएगा 1 और के डॉट के का आंसर भी कितना आएगा 1 के बराबर। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा इनकी ये कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं इससे। अगर वेक्टर ए और बी आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो cos 90 0 होता है, लेकिन sin 90 1 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर उसका 0 नहीं आएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक की बात है। तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा कितना आएगा, ए डॉट बी, ए बी cos 90 और 90 कितना होता है 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया बेटा बात। इसी तरीके से अगर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सबका प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि आई कैप का जे कैप के साथ कितना एंगल होता है 90। ये तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं 90 90 पर होते हैं। तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, सबका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इज दैट क्लियर? जी सर। और अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो cos 180 -1 के बराबर होता है, तो माइनस ए भी आता है। ये प्रॉपर्टी बहुत कम आती है। हाँ, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम इसकी बात कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप यानी कि एक्स वाई जेड एक्सेस की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने जो वर्क का फॉर्मूला करवाया था चैप्टर नंबर 7 में, वहाँ बताया। इसको देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा डॉट प्रोडक्ट में याद रखने वाली वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का आंसर कितना होता है 1। उनके अलावा जो भी मल्टीप्लाई हो, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब का आंसर कितना आता है 0 आता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि वेक्टर ए बराबर है अगर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, तो होगा क्या, 9 टर्म्स आएंगी। पहले ए एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर इससे, फिर इससे, 3 टर्म आ गई। फिर ए वाई मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर इससे, फिर इससे, 3 टर्म आ जाएंगी। फिर ए जेड होगा इससे, इससे और इससे, तो 3 टर्म्स आएंगी। देखो ए एक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया बी एक्स से, आई कैप डॉट आई कैप, ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो यहाँ आई कैप और जे कैप आ रहा है, और आई जे किसके बराबर होता है बेटा 0 के। आई जे किसके बराबर होता है प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस, अब ए वाई की बारी आई, ए वाई बी एक्स आई डॉट जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे।
ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड की बारी आई, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। तो बेटा मैंने सारे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ऐसा समझ में आई यहाँ तक बात? जी सर। तो बेटा गौर से देखिए, तो ये भी 0 हो गया, 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 ये भी 0 हो गया। क्या क्या बचा? सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये कहानी है डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक यहाँ पे ओवर है।